तो लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 हमारा खत्म हुआ था। लेक्चर 1 खत्म हुआ था कहाँ पर, आप लोग को अगर याद है तो लेक्चर 1 बताओ, लेक्चर 1 कहाँ पर खत्म हुआ था? लेक्चर 1 खत्म हुआ था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ किसका, जल्दी बोलो ऐसे ये चैप्टर। हाँ, हाइड्रोजन में भी वर्ड पूरा बोलो। नहीं, अभी भी वर्ड पूरा नहीं। एमिशन स्पेक्ट्रा किसका दिखता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाँ, एक्साइटेड हाइड्रोजन, एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पर उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक स्पार्क मारे, मतलब उसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए। वहां पर क्या दिखता है? वहां पर दिखता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और वहां पर ही हमारा पहला लेक्चर खत्म हुआ था कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसका ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन देकर के अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बता दिया, बट वो जो एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस का लो प्रेशर पर जो एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, उस एमिशन स्पेक्ट्रा का हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के एटम के स्ट्रक्चर के साथ क्या कनेक्शन है, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहां गड़बड़ा गया? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल गड़बड़ा गया कि वो रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया एक्साइटेड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एट लो प्रेशर एक्सप्लेन करने पर। तो वहां पर उनका भी जो एटॉमिक मॉडल है वो गड़बड़ा गया, और वहां से टेक ओवर किए नील बोर, दुनिया के महानतम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से। उन्होंने बनाया अपना एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग पहली बार शायद क्लास 9th में पढ़े थे। उससे लेकर के अभी बहुत उसको थोड़ा थोड़ा करके कभी 9th में केमिस्ट्री में, कभी 11th केमिस्ट्री में, कभी 12th फिजिक्स में पढ़ते रहे। अब उसको फटाफट कॉपी में लिखते भी रहोगे, जो बोर्ड में लिखवाया गया है शॉर्टकट में है, और जो आप लोग केमिस्ट्री के क्लास में अपना लिखे हैं वो तो ठीक है ही, बाकी एक बार समझते भी चलेंगे क्या क्या हो रहा है। तो बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है, जो कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अंत में नहीं कहता है। रदरफोर्ड साहब दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, साल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन गोल 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 न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, बट ना वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए और ना ही स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेनेशन हो पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का कंसेप्ट कहता है कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस का जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, वो धीरे धीरे स्पाइरल होते चला जाएगा ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी, और वो एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए। दिस इज नॉन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और यू कैन से रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाया हिज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर बोर का एटॉमिक मॉडल टेक प्लेस किया। बोर का पहला मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट। ये नहीं बताए थे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यहां तक बताए थे कि गोल 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 घूमेगा। गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के वजह से आएगा। वो 100% सही है, वो नील बोर भी यही बोले, यही होता है। बट नील बोर बोले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो उस न्यूक्लियस में जिस उस न्यूक्लियस का सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स होना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स होने का मतलब उस सर्कुलर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होना चाहिए और रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो नील बोर के पोस्टुलेट, अच्छा पोस्टुलेट वर्ड ये पहली बार आप लोग मैथ्स में सुने होंगे क्लास 8th 9th में। पोस्टुलेट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। इनका पोस्टुलेट ही फेमस है, एक्सपेरिमेंटल कोई ऑब्जर्वेशन फेमस नहीं है। जैसे रदरफोर्ड का हर क्लास में फेमस इसलिए क्योंकि उनका एक एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन हुआ, एक्सप्लेनेशन है। नील बोर का पोस्टुलेट्स है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल जरूर किए होंगे बट आपके सिलेबस में नहीं है कुछ ऐसा, पोस्टुलेट्स ही है। नील बोर बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बोला जाता है। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स का स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी फिक्स होगा, रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स होगा, और नील बोर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करेगा तो वो अपना एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करेगा। ऐसा नील बोर का पोस्टुलेट है अबाउट एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी बातें हो रही है, मतलब ऐसा नील बोर ने कहा है। दूसरा बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, किसमें घूम रहा है? ऑर्बिट पर, तो उसका एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगा, और यू कैन से उसका ऑर्बिट चेंज नहीं होगा। ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। कब? जब इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड इनसाइड एन एटम। कब होगा? तो जब हम लोग उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन
लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के तरफ जंप कर जाएगा, और जब उस प्रोसेस में से मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपना एनर्जी एमिट कर जाए तब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर वापस जंप बैक कर जाएगा। ठीक है, ऐसा नील बोर का कहना है कि ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड या रिमूव्ड। अगर एनर्जी को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एन से हायर एन के तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या फिर एमिट करेगा तो जंप करेगा हायर एन से लोअर एन के तरफ। ठीक है, ये उनका पोस्टुलेट है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस। व्हाई पोस्टुलेट। थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर ही हमारा ये चैप्टर अब आगे बढ़ेगा, चैप्टर को आगे भी बढ़ाना है ना। ये मैं परसों भी बताया था कि केमिस्ट्री में जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आगे बढ़ाने वाली बात नहीं होती, उसी में घिसना है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है नहीं है। फिजिक्स में जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक जगह पे रुक के नहीं चलना, जल्दी 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 इन सबको आगे लेकर के चलना। तीसरे वाले पोस्टुलेट से हमारा चैप्टर जो है वो आगे चला जाएगा। तीसरा वाला पोस्टुलेट क्या कहता है, केमिस्ट्री में भी आप लोग लिखे जरूर होंगे, और थोड़ा सबका अलग अलग स्टेटमेंट है लिखने का। हम लोग कॉपी में इस तरह से लिखेंगे कि नील बोर ने कहा कि जो एनर्जी स्टेट्स है वो जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ एन का वैल्यू जैसे 1 है 2 है 3 है, तो जैसे एन आगे की तरफ बढ़ रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है, और जो अंदर की तरफ है उसका एनर्जी जो है वो कम है। एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, लूज करेगा तो हायर से लोअर की तरफ गिरेगा। तो जब गिरेगा उसी समय पर ही तो देखा गया था, मतलब उस समय देखा नहीं गया था। यहां पर नील बोर ने हाइड्रोजन का, जो कल हम लोग जहां पर फंस गए थे, एक्साइटेड हाइड्रोजन का एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई या फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। नील बोर ने कैसे बताया, नील बोर ने बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर कौन था, जैसे हाइड्रोजन का एटम था और टू बी फेयर मॉलिक्यूल था, लो प्रेशर पर था, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मारे थे, उसका हम लोग एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिए थे। तो इनके मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के पास क्या मिला, इलेक्ट्रॉन को मिला एनर्जी। इनके मॉडल के हिसाब से जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल पर, और फिर जैसे ही वो अपना एनर्जी लूज किया तो वापस कहां पर गिरेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट पर गिरेगा। और उसी समय पर दिखा लाइट निकलते हुए, लाइट दिखना ये तो कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, लाइट तो दिखा था निकलते समय। वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब वो लाइट निकला तो यहाँ पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, वहां पर फोटोन का जो कंसेप्ट आया था वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। इन्होंने बताया कि वो जो फोटोन निकला और उससे जब हम लोग ने स्पेक्ट्रा बनाया, तभी तो अलग अलग हाइड्रोजन का परसों हम लोग पढ़े थे, एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग बन रहा था। तो इन्होंने बताया कि क्या होता होगा कि जब ऊपर पहुंचा एक्साइटेड स्टेट में, अब कहां आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, लूज कर रहा है, किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, hc बाई लैम्डा। और ये कहां से आएगा, एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, मतलब कुछ उस एनर्जी लेवल होगा फाइनल वाले का, जिस ऑर्बिट में पहुंचा से जब वापस गिरा तो जिस ऑर्बिट में पहुंचा उसका एक फाइनल एनर्जी लेवल होगा। यहां से एक बात ये खुल करके आया कि ये चीज अभी जो नील बोर का स्ट्रक्चर है कि जरूर एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल होता होगा, उस एनर्जी लेवल का वैल्यू जो है वो फिक्स होता होगा। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो वो लोअर से ऊपर की तरफ गया, जब हायर से लोअर की तरफ गिरा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हुआ, इस एनर्जी का रेडिएशन निकला फोटोन के फॉर्म में। अब इसका तो कुछ फिक्स वैल्यू होगा, कुछ भी, मान लो इसका 10 है और इसका 7 है, ऐसे टू बी फेयर, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही H का वैल्यू फिक्स है, C का वैल्यू फिक्स है, और E फाइनल माइनस E इनिशियल का वैल्यू फिक्स है। ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, चेंज इन एनर्जी फिक्स, H फिक्स, C फिक्स, तो ये लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब कुछ एक पक्का वैल्यू वाला आएगा। ये जो पक्का वैल्यू वाला वेवलेंथ है वही जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखता है। यही नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यही नील बोर का एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात है। तो हमारी बात, दो चीज में कल फंस गए थे, एक्साइटेड हाइड्रोजन था
और उसमें से निकल रहा था एमिशन रेडिएशन, जिसको कि हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा जब उसको प्रिज्म से पास करवा रहे थे तो स्पेक्ट्रल लाइन में नॉन कंटिन्यूअस मिल रहा था और बीच बीच में आपको कुछ स्पेसिफिक कलर दिख रहे थे। स्पेसिफिक कलर, फिजिक्स में कलर कुछ नहीं होता, कलर का मतलब उसका एक खास वेवलेंथ था जो कि हमको स्पेक्ट्रम में मिल रहा था। उसका एक्सप्लेनेशन यहां से है। जरूर अलग अलग एनर्जी लेवल होता है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाए ना, तो वो एक्सपेरिमेंट एक्साइटेड स्टेट में है, इसीलिए अभी तुमसे पूछा एक्साइटेड वर्ड बोलो, तो आप लोग शुरुआत तो नहीं बोल रहे। एक्साइटेड में है मतलब वो किस एनर्जी, मतलब एक हाइयर एनर्जी लेवल पे चला गया है। अब जब हाइयर से लोअर आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, क्योंकि दिखता है लाइट बाहर निकलते समय, वहां पर लाइट को आपको फोटोन के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये hc/λ है, ये मतलब ये डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, ये फिक्स है। दिस वैल्यू इज फिक्स, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, तो उससे ये वैल्यू भी फिक्स आएगा। और एक फिक्स वैल्यू E1 - E2 करेंगे तो इस लैम्डा का एक फिक्स वैल्यू आएगा। E2 से E3 हुआ तो एक फिक्स वैल्यू आएगा, E6 से E1 हुआ तो फिक्स वैल्यू आएगा। वो फिक्स वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वाला कलर ही एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखता है। ऐसा ही नील बोर के एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई दिक्कत फिर से बताऊं क्या, आगे समझ में? अरे कुछ बोलो दिक्कत। तो चौथे नंबर को भी हम लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर में कुछ फिजिक्स की बातें भी है, ऐसे फिजिक्स के ही क्लास में है। चौथा नंबर कहता है कि जो नील बोर का पहला नंबर पर था कि इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन जहां पर घूम रहा था वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट था जिसका एनर्जी और रेडियस फिक्स होता है। कितना होता है वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ वाला पोस्टुलेट थोड़ी फिजिक्स की भी बातें है, फिजिक्स के क्लास में है वैसे। तो बात ये हो रहा है कि कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। 11th फिजिक्स में पढ़े थे, हर गोल घूमती हुई बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम होता है। नहीं पढ़े हो तो पहले रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका बहुत काम पड़ेगा, बट आप 12th के एंड में हो और आपको 11th का कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो वैसे में भी क्या ही कर लोगे लाइफ में, काम नहीं पढ़ने वाला। बट 11th क्लास का फेमस टॉपिक रोटेशनल मैकेनिक्स, उसका आइडिया होना चाहिए आपको। तो हर गोल घूमती हुई बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है एंगुलर मोमेंटम। नील बोर ने बताया, नील बोर का चौथा पोस्टुलेट है विदाउट प्रूफिंग। नील बोर का पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में गोल 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 घूम सकता है जिस ऑर्बिट में गोल 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 घूमते समय उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 11th में पढ़े थे। ये मास m है, लीनियर वेलोसिटी mv, लीनियर मोमेंटम इज मतलब लीनियर मोमेंटम इज mv, दिस लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में गोल 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 घूम सकता है जिस ऑर्बिट में गोल 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 घूमते समय उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के होना चाहिए। दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसा नील बोर का चौथा नंबर का स्टेटमेंट है। इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में गोल 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 घूम सकता है। ऐसा नील बोर का 4 पोस्टुलेट है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। पहला नंबर, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रदरफोर्ड भी बताए थे, लेकिन इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। उस फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट का एनर्जी और रेडियस दोनों फिक्स होगा, जो कि हमें डिराइव करना आएगा भी एग्जाम में। आना नहीं आना दूर की बात है, न्यूमेरिकल वगैरह भी जो इस चैप्टर में है वो इस फिक्स्ड ऑर्बिट का एनर्जी और रेडियस और फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होगा, तो वो अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ पोस्टुलेट याद कर रहे हैं। दूसरा नंबर, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होता, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा और जैसे ही वो अपना एनर्जी एमिट करेगा तो वापस वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जो है वो वापस आ जाएगा। अब अगर वापस आते समय अगर लाइट निकल रहा है तो उस लाइट का जो एनर्जी होगा मतलब फोटोन ऑफ एनर्जी वो एक्साइटेड स्टेट में जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा था से जहां पर नीचे गिरा उन दोनों एनर्जी लेवल के डेफिनिट एनर्जी का डिफरेंस ही hc/λ के बराबर होगा।
और hc बाई लैम्डा से h फिक्स, c फिक्स, e फाइनल फिक्स, e इनिशियल फिक्स, इससे फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट निकलेगा। वही फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो कलर बनता है वही आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखता है। ये हुआ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जहां पर गड़बड़ा गया था। गड़बड़ाया कुछ नहीं था, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का आंसर नहीं है। नील बोर ने बताया कि रदरफोर्ड का सब सही है, ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन गलत, सब सही, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा तो तुम इससे एक्सप्लेन कर लो, बाकी जो रदरफोर्ड बताया सब सही, वो सब तो लेना ही पड़ेगा। रदरफोर्ड में कोई ड्रॉबैक नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल में कोई तरह का ड्रॉबैक नहीं, जो सब रदरफोर्ड बताया वो सब ले लो, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहां गड़बड़ा रहा है तो इस वजह से गड़बड़ा रहा है, ठीक है। और चौथा नंबर पर इनका पोस्टुलेट कहता है ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट पे गोल 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 इलेक्ट्रॉन गोल 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 न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा जहां गोल घूमते समय उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इनके पोस्टुलेट के 10 साल के बाद डी ब्रॉय, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम लोग ने कुछ दिनों पहले पढ़ा, उनका मदद किया, डी ब्रोगली का मदद आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, डेविसन जर्मर किया, नहीं तो उनका ही हाइपोथेसिस गलत हो जाता। उसी तरह से इनका नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेन चौथा पोस्टुलेट है उसको डी ब्रॉय सही किए, अगर नहीं करते तो फिर इनका पोस्टुलेट गलत हो जाता। 10 साल के बाद डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पिछला चैप्टर जो लोग पढ़े थे, फास्ट मूविंग पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस कहता है कि एवरी मैटर, बट स्पेसिफिकली हम लोग पढ़े तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब तेजी से मूव करे तो वो पार्टिकल के साथ साथ अपना वेव थ्योरी, वेव नेचर, वेव फॉर्मूला को भी फॉलो करता है, जिसका वेवलेंथ हम लोग पढ़े थे, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/mv। इसके बारे में पहले बातचीत हो चुका है, पहले का वीडियोस या फिर लेक्चर अपना नहीं बनाया तो पहले बना लो, बीच बीच में से देखने में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस है कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमने वाला है, यहां से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अगर गोल 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 घूमने वाला है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन अगर गोल 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 घूमने वाला है तेजी से न्यूक्लियस के अराउंड, तो गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के हिसाब से वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपने साथ एक वेव नेचर, वेव थ्योरी को भी फॉलो अप करेगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में पूरा, तो अगर उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट कर रहे हो तो वेवलेंथ को कंप्लीट पूरा होना पड़ेगा। ये बात समझ, जैसे 3.5 वेव अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन वापस घूम करके जगह पर कैसे पहुंचेगा, बात समझ में कैसे रही। इलेक्ट्रॉन का बात नहीं हो रहा एक्चुअली, कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल अगर गोल 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 घूम रहा है, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर एक पाथ पूरा हो रहा है तो 2πr फॉलो करते समय अगर तुम उस फास्ट मूविंग पार्टिकल का वेव थ्योरी भी लगा रहे हो तो जो वो वेव पूरा कर रहा है तो कंप्लीट वेव पूरा करेगा ना। 3.3 वेव पूरा किया तो वो पाथ कैसे पूरा हो सकता है ना। तो यहां पर डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस के हिसाब से ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये एक राउंड पूरा कर रहा है 2πr, तो ये अपने साथ जब वेव एसोसिएटेड होगा, जिसको कि हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ये भी पूरा पूरी खत्म होना चाहिए। जैसे यहां से शुरू हुआ, एक वेव यहां खत्म हुआ, 2 वेव यहां खत्म हुआ, 3 वेव यहां खत्म हुआ, 4 यहां हुआ, 5, 10, 20 जो भी हो जाए, n बार वेव कंप्लीट अपना पाथ रोटेट करेगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन एक पाथ अपना कंप्लीट गोल 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 घूम के पूरा करेगा। समझ रही बात। तो n लैम्डा बराबर 2πr, लैम्डा यहां पर आ रहा है, लैम्डा नहीं, क्योंकि आप डी ब्रॉय हाइपोथेसिस लगा रहे हैं तो डी ब्रॉय वेवलेंथ लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, दैट वाज h/mv बराबर 2πr। और यहां पर अगर mv और r को एक तरफ कर दें, mv और r को एक तरफ कर दें, इधर क्या बच जाएगा, इधर nh/2π बच जाएगा। जैसे nh/2π यही है, ये n कितना वेव पूरा किया, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, 3.3 ये n हो नहीं सकता, nh/2π और mvr ही होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर nh/2π, जो कि नील बोर का चौथा पोस्टुलेट था, उसको मैथमेटिकली समराइज डी ब्रॉय का वेवलेंथ, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस करता है। ये सब फिजिक्स में एकदम स्पेसिफिक है, केमिस्ट्री में इस तरह से फोकस नहीं किया गया है। फिजिक्स में ये सब आपको एकदम फोकस करके पढ़ना है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल का माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन यहां जाके घुस गया। बीच में कहां यूज हुआ, बीच में आप बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन मेंस का बना लिए, 3 क्वेश्चन नीट का बना लिए, बट वो फिजिक्स में घुसना नहीं होता है। घुसा वहां से डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर यहां पर जाके घुसा है, बीच में कहीं पर उसका बातचीत नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम बराबर nh/2π का। ये बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार आता है बनाने के लिए कि अगर मान लो n का वैल्यू 4 है, बोर्ड्स में लिखा हुआ रहता है ये n का वैल्यू 4 है, तो
तो उसमें आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है कि भाई डी ब्रॉय का वेवलेंथ और बोर का हाइपोथेसिस मिला करके डायग्राम पूरा करो। तो इस तरह से बनेगा। 3 अगर होगा तो 3 वाला बनाएंगे, बना लोगे ना 3 वाला, एन का वैल्यू 3 वाला, ये इलेक्ट्रॉन का ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये न्यूक्लियस। तो 3 ही वेवलेंथ पूरा करना जहां से शुरू हो, तो 3 ही वेवलेंथ, 1 2 3, अगर एन की वैल्यू 3 रहे तो ये आता है बोर्ड्स के एग्जाम में हमेशा बनाने के लिए। डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस को बोर का पोस्टुलेट में मिला हुआ एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसका डायग्राम बनाओ। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ता है। ये हमारा है बोर का एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बाकी किसी चीज को प्रूफिंग का जरूरत था नहीं, ये एमवीआर बराबर NH/2 पाई को ही प्रूफिंग का जरूरत था कि ये कैसे हो रहा है। तो इसको क्लियर किया हमारे डी ब्रॉय भाई साहब ने, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिनका खुद मदर डेविसन एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट से हुआ। इसको नोट कर लो शॉर्टकट में फटाफट। तो बोर का थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। थ्योरी में पोस्टुलेट तो लिख चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले लिखे हो कि गोल 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 घूमता है तो उसका रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वो सब फिक्स होता है। तो कितना होता है तो वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एटम का बात हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली, ठीक है। और जब ये गोल 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 घूम रहा है और बोर के थ्योरी को फॉलो कर रहा है, तो पहले गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, और ये फोर्स कौन मिला रहा है, दिस फोर्स इज acquired by electrostatic force of attraction between this nucleus and this electron. So this is 1/4πε0 q1 q2 e into e square by r square हो जाएगा। यहां से ये r से r काटोगे और mv² बराबर 1/4πε0 e² निकालोगे, इसको घेर करके रखोगे। अब बोर का थ्योरी पढ़ रहे हो तो बोर का पोस्टुलेट तो फॉलो करना पड़ेगा। बोर का पोस्टुलेट कहता है कि mvr बराबर NH/2 पाई होता है। यहां से ये जो वेलोसिटी है दिस कम्स आउट टू बी NH/2 पाई mr, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 पर लेके जाएंगे। mv², v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी n² h² 4π² m² r² इज इक्वल टू 1/4πε0 e² बाई r से r² कटेगा और ये r की वैल्यू ये आ जाएगी। ये r की वैल्यू इज 4πε0 n² h² बाई 4π² m इंटू e²। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ उस ऑर्बिट का बारे में बात हो रहा है जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है विदाउट लूजिंग या फिर रेडिएटिंग एनर्जी। और यू कैन से द रेडियस ऑफ वो एनर्जी वाला ऑर्बिट जो कि बोर के थ्योरी के हिसाब से एटम के अंदर होता है, ठीक है। और हमें मेंस का, एडवांस का, नीट का, स्कूल का क्वेश्चन बनाने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला तो शायद ही किसी को याद होता हो और हमें याद करना भी नहीं है। वी शुड बी मोर प्रिसाइज अबाउट ये r और ये n² का रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा हमें याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भाषा में तुमको भी मालूम है, पौने 2 साल पढ़ चुके हो। ऐसा 4πε0 n² h² बाई 4π² m इंटू e² से कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। जो भी हमारे काम का क्वेश्चन होगा वो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले यहां से तक नोट करके रखेंगे। इक्वेशन 2 को भी थोड़ा देख लिया जाए। इक्वेशन नोट करते रहना कौन सा है कौन सा नहीं। इस इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 था, इसमें ये r का वैल्यू जो अभी डिराइव किए हो इसको अगर पुट कर दोगे, ये जो r का वैल्यू डिराइव किए इसको इसके r के जगह पर पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे। v बराबर NH/2 पाई m और r के जगह पर ये वाला जो वैल्यू डिराइव किया इसको रखोगे। खुद से काटना, काट पुट करो, मैं काट के दिखाया हूं, खुद से करो। इससे तुम पहुंचोगे वेलोसिटी बराबर 1/4πε0 2π e² बाई NH पर। जैसे किसी को इस r का वैल्यू याद नहीं रहता है, उसी तरह से ये v का वैल्यू भी हमें शायद ही किसी बच्चे को याद हो, इससे मतलब नहीं है। n के साथ रिलेशन देख लेना, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना। अब इसको कई बार बच्चों लोग पूछते सीधा बोर के पोस्टुलेट से, यहां से जो v का वैल्यू है v बराबर NH/2 पाई mr, इससे अगर देखते तो v और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और यहां देख ले तो v और n जो है वो, तो यहां पर तो मैथ्स का झोल है। यहां पर एक टर्म r है वो r ही फिक्स नहीं है,
यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर r तक जा रहे हो तो फिर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। यहाँ पर जैसे n स्क्वायर लगाओगे n से n स्क्वायर कट जाएगा, तो n के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, है ना। ये 7th क्लास का बच्चा गलती कर सकता है, तुम 12th एंडिंग पे हो, तुम ऐसा बस नहीं बोल सकते कि न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली हुआ इनवर्सली हुआ, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को भी ध्यान में रख करके काम चलाना, ठीक है। तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, तो ये कुछ तरह का एनर्जी पोजेस करता है। वो जो कुछ तरह का एनर्जी पोजेस करता है उसको लिख करके रखा जाए, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो लेकिन अभी निकाले हो, वी अभी ये निकाले थे, है ना, अभी ये वी निकाले थे, और यू कैन से कि पूरा हाफ एम वी स्क्वायर ही निकाले थे यहाँ पर, बट उसमें n नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई इससे बहुत कोई बात नहीं है, उसमें r रखने ठीक है, या फिर नहीं रखेंगे, मान लो अब जो डिराइव की बात चल रही है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में ये पूरा एम वी स्क्वायर इक्वेशन 1 वाला यूज कर लेते हैं, पूरा इक्वेशन 1 वाला एम वी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, हाफ के जगह हाफ और पूरा एम वी स्क्वायर के जगह पर यही लगा लेते हैं, तो कितना हो गया, दिस इज 1 बाई के लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई आर, और यू कैन से दिस इज 1 बाई, सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r हुआ ना, ठीक है। इसको लिख करके रखा जाए, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r, ये इसका काइनेटिक एनर्जी। बट अभी आप लोग खुद बोले हैं, जब ये गोल 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 घूम रहा है और चार्ज के वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी काम पड़ने वाला है, जिसका फॉर्मूला आप लोग में से बहुत लोगों को याद होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में ये तो परसों के क्लास में भी आया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है, Q1 Q2। अब यहाँ पर एक जब E है बट दूसरा माइनस E है, ई है, दिस इज माइनस ई है, बात हो रही है, अब जो लोग क्लास रेगुलर किए उनको मालूम होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, देन यू हैव टू टेक द साइन ऑफ द चार्जेस, कंपलसरी है, कोई उपाय नहीं, वो एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, देना ही पड़ेगा। 1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R होता है केवल, है ना। सो दिस इज, यू से कर रहा हूं या सीधा ही यू से कर लो, तो दिस इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये हो गई बात। और अगर दोनों तरह का एनर्जी दोनों ही पोजेस करना एक्चुअली में, तो टोटल का बात करें तो दोनों जुड़ के आएगा, यही फिक्स एनर्जी का बात हो रहा था, जो बोर्ड बताए कि उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेगा, तो कितना होगा, तो वो अभी देख लेते हैं इसमें से। तो 1/4 का एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई 2r, इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ते समय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ई स्क्वायर बाई आर, तो अंदर क्या बचा, 1/2 माइनस 1 है ना, अब कितना हो गया, दिस इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, total energy. This is equation number 1, 2, 3, 4. This is our 5. This is minus 1/4 pi epsilon naught e square by 2r होगा ना एलसीएम लेने पे, हाँ सही बात है। 1/2 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वही माइनस r/2, वही मतलब 2r होगा, ये हो गया। और ये a b और 5 को मिला करके ये पूरा खुद का ही एक फॉर्मूला बन जाता है। शायद ही किसी को याद हो, जैसे यहाँ पर बात हुआ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से काम बन जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n से काम बन जाएगा, वैसे टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ एनर्जी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 1/r हुआ लगता है ना। इससे हमारा ज्यादातर मेंस एडवांस नीट स्कूल का क्वेश्चन बनाने में काम जो है वो हमारा बन जाएगा। ओके से ओके, जल्दी से लिखो।
और इन तीनों का आपस में रिलेशन देख रहे हो, इन तीनों का आपस में रिलेशन से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सब तरह के एग्जाम में। इन तीनों में आपस का रिलेशनशिप देख रहे हो बच्चों, बताओ खुद से ही आपस का रिलेशनशिप बताओ, इन तीनों के बीच में आपस का रिलेशन। ET जो है वो एक्चुअली में माइनस टाइम्स ऑफ EK है क्या, मतलब जितना ये वाला है 1/4 E स्क्वायर बाई 2 उतना ही है, बस माइनस साइन के साथ। हाफ कहाँ, सिर्फ माइनस साइन के साथ है। और पोटेंशियल वाला को अगर मिलाते हैं तो पोटेंशियल अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर टोटल वाले का मिलाते हैं तो टोटल का पोटेंशियल से क्या कनेक्शन होना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को EU दुगना है ना, कौन दुगना होगा, हाँ मतलब ET में अगर 1/2 को छोड़ दे तो EU आ रहा है ना, तो EU जो है वो EU जो है या फिर ET जो है वो EU/2 हो रहा है क्या, सही हुआ। ET जो है वो EU/2 हो रहा है, तो EU और EK में क्या रिलेशन हुआ, EU और EK में, ये ET और EK में हुआ, ET और EU में हुआ, तो माइनस EK इज इक्वल टू EU/2 है ना, तो ये रिलेशन हुआ, ठीक है। तो ये तीनों आपस में वाला रिलेशनशिप को भी पकड़ करके चल रहा है, मुश्किल होता है याद करना बट करना ही पड़ेगा यार, तुम्हारे मेरे मुश्किल से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, है ना। टॉपिक जो है उसको हमें पकड़ करके चलना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप को भी ठीक से याद करके चलना पड़ेगा। बाकी पूरा फॉर्मूला याद नहीं हो तो चलेगा, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं कि नहीं याद हो, याद करना पड़ता है। स्कूल के लिए तो कम से कम पूरा ही याद करके चलना होगा, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो बीच बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है सिर्फ वो रिलेशनशिप याद होने से भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। इसको बस हम लोग फिनिशिंग ले लें। ये ET का तुमने रिलेशन किसके साथ बना दिया, R के साथ, है ना। खैर अभी ये चीज R की जगह पर पुटिंग भी करना है, ये फाइनल टोटल एनर्जी जितना है दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 9th क्लास से एक चीज आपको समझाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट का इसमें काम है। वी आर कैलकुलेटिंग स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का माइनस जो वो फॉर्मूला पर रह जाता है उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। वेक्टर का माइनस होगा, डायरेक्शन दिखा के भाग निकलते, स्केलर का माइनस है जहां आ रहा है वहां आएगा ही, फॉर्मूला में भी, डेरिवेशन में भी, कैलकुलेशन में भी, सब जगह घुसेगा, ठीक है। खैर फिलहाल दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई 2 इंटू R है और R यहाँ पर डिराइव हो रहा था पहले, सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 3 है, उसको लिख लेना तो भूल जाओगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई बहुत सारी चीज ऊपर गई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। इसमें कुछ अगर कट रहा हो तो काट लो, अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो अदरवाइज दिस इज लाइक ET इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ रहा है। इन सब डेटा का काम पड़ेगा हमें अगले क्लास में, अभी तो आधा प्रूफिंग करके निकलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और क्या क्या बचा, 2 पाई स्क्वायर m, ये 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाई नीचे ये सब तो गया, क्या बचा सिर्फ n स्क्वायर h स्क्वायर बच गया ना, सो दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। और जैसे कि मैं तब से पिछले 20 मिनट से लेक्चर दे रहा हूँ, शायद ही किसी को इतना फॉर्मूला याद हो, हमें ये याद करने से ज्यादा मतलब किससे होना चाहिए, हमें इसमें मतलब होना चाहिए ये जो टोटल एनर्जी है उसका n स्क्वायर के साथ कैसा कनेक्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कनेक्शन है, ये सब आपको याद रखना है। वैसे ये फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 6 मानेंगे, ये तो याद करना ही है क्योंकि हमारा टॉपिक ही था, बोर का थ्योरी कहता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट फिक्स आता है, तो हमें इस फॉर्मूला का तो काम पड़ेगा ही कि वो फिक्स वाला कितना होता है, ये डिराइव करने के लिए इसका काम तो वैसे में भी तुम्हें पढ़ना है, बट डिराइव करना कोई मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन नहीं है। मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला से ज्यादा जरूरी है
कि जो जो बीच बीच में रिलेशन आया वो सब आपको याद करके चलना है, जो बीच बीच में आया। और बी का भी लिखवाया था, है ना। क्या क्या एक बार और लिख लो तो रिकॉल करके एक बार एक जगह पर। पहले नंबर पर आर का आया था, नहीं पहले नंबर कौन आया था, पहले किसके, पहला आर का आया था। तो क्या एन के साथ यही से आया था, आर का एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद कुछ कुछ मिट गया, बताओ क्या क्या आया था। बी का था एन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टी वाला आर के साथ है तो आर वाला तो खैर लिख दिया हूं। ये तीनों अलग से याद रखना, इन तीनों का काम पड़ेगा। बहुत सारा मेंस नीट का क्वेश्चन में सिर्फ यही सब पूछा हुआ है। जब करवाऊंगा प्रीवियस ईयर तो देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और अभी एक एनर्जी, टोटल एनर्जी का एन स्क्वायर के साथ रिलेशन होगा, 1/n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली, और यू कैन से एन स्क्वायर के साथ इनवर्सली। ये हमारा आधा प्रूफिंग हो गया। आधा मतलब ठीक है, अगर आपसे बोर का थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिराइव करने के लिए आए कि फाइनल एनर्जी बताओ कितना है, सिर्फ रेडियस डिराइव करने के लिए आया है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए आया है, सिर्फ वेलोसिटी डिराइव करने के लिए आया है, तो यहां तक डिराइव होगा। बाकी बोर का तीसरा पोस्टुलेट के हिसाब से वेवलेंथ भी अगर जानना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी भी अगर जानना चाहते हो, तो वो उसके आगे हमें प्रूफिंग करना पड़ेगा। उसमें बोर का तीसरा पोस्टुलेट लगाएंगे, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी बराबर hc/λ, अभी लिखे थे। वहां से जाकर के हमें लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में पता चलेगा। अभी हमें सिर्फ गोल 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 जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस, एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी के बारे में मालूम चला है। तो ये एक सेक्शन है, यहां तक पकड़ करके रखेंगे। तब अगले क्लास में हम लोग बोर के तीसरे चौथे पोस्टुलेट के बारे में बातचीत करेंगे। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम यहीं तक कहता है, ठीक है।